हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि के अभ्यास प्रश्न। पहले वीडियो में हमने प्रेम माधुरी के 3 अभ्यास प्रश्न थे जो कि पैराग्राफ के साथ हमने देख लिया। तो आज हम देखेंगे घ नंबर यमुना छवि का पहला अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद एक एक करके इसके प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। तो पैराग्राफ कह रहा है कि कबहू होत सतचंद कबहू प्रगटत दूरी भाजत, पवन गवन बस बिंब दुरूप जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिन डोरनी करत कलोले, कै बाल गुंडी नभ में उड़ी सोहत, इत उत धावती, कै अवगाहत डोलत कोउ ब्रजर मनी जल आवती। तो ये पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं कवि? तो देखिए, कबहू होत सतचंद यानी कि कभी जो है यमुना में, ठीक है, कभी कभी कबहू होत यानी कि कभी, सतचंद यानी कि चंद्रमा में, यानी कि यमुना के हिलते हुए जल में कवि कहते हैं कि चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यानी कि कबहू प्रकट दूरी भाजत, यानी कि कभी कभी यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। पवन गबन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, और कभी कभी प्रतिबिंब जो है, ये कभी कभी प्रतिबिंब जो है वो क्या करता है, लहरों के साथ दूर चला जाता है और उसके सामने प्रकट हो जाता है। क्या हो जाता है कि कभी कभी वह चंद्रमा के से दूर चला जाता है और जल के सामने प्रकट हो जाता है और लहरों से छिपकर दूर भागता है। ठीक है, कि बिंब रूपी जल में बहु साजत यानी कि वह बहुत दूर चला जाता है और लहरों के साथ छिपकर वह दूर भाग जाता है। मनु शशि भरी अनुराग, ठीक है, हवा के कारण क्या करते हैं, लहरों में, हवा के कारण लहरों में जमुन जल लोटत डोले, यानी कि लहरों में हिलते हुए चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, कि मानो कि चंद्रमा में क्या होता है कि प्रेम का परिपूर्ण, मनु शशि भरी अनुराग यानी कि चंद्रमा के प्रेम से परिपूर्ण होकर जल लोटत डोले, यानी कि यमुना का जल डोलता फिर रहा है। कै तरंग की डोर हिन डोरनी करत कलौले, यानी कि तो कभी ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा यमुना के लहर रूपी डोर को पकड़कर जल से झूले हुए है। क्या करता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा है वो यमुना के जल से झूले हुए डोर को पकड़ती है और उस आनंद की क्रीड़ा को करते हुए आगे बढ़ती है। फिर आगे कह रहा है कि कै बाल गुडी नभ में उड़ी, यानी कि लहरों के साथ इधर उधर हिलता हुआ जो प्रतिबिंब है वो ऐसा प्रतीत होता है कि सोहत इत उत धावती, कि जैसा बच्चों ने कोई पतंग को आकाश में इधर उधर उड़ाई हो, यानी कि उड़ी सोहत यानी कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि बाल गुड्डी यानी कि कोई बालक ने पतंग को उड़ाई हुई हो, ऐसा प्रकार से प्रतीत होता है। कै अवगाहत डोलत कोउ ब्रजर मनी जल आवती, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि या फिर कोई ब्रज की युवती, यानी कि कोई ब्रज की युवती जो कि है जल में विहार करती हुई चली आ रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। और कवि के मन में चंद्रमा से संबंधित कल्पनाएं जो कि हैं वो जल के रूप में, स्वरूप में धारण करती हैं। ठीक है, कवि के मन में ये सारी चीज़ें जल के रूप में आती हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको अर्थ बताया, इसी प्रकार से आप एक एक व्याख्या को नोट कर सकते हैं। तो व्याख्या को भी हम लिख के आपको बताएंगे। पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो हेडिंग कर लेंगे सबसे पहले, कबहू होत सत और डॉटेड जल आवती, और फिर पहले प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। तो इस प्रकार से यमुना छवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का देखेंगे हम। घ नंबर हेडिंग है कबहू होत सत डॉटेड जल आवती। पहले प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक यमुना छवि है एवं उनके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो
तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि कवि को यमुना नदी के जल पर पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर क्या अनुभूति होती है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो तीसरे का उत्तर लिखेंगे, दूसरे का, कि कवि को यमुना नदी के जल पर पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर अनुभूति होती है कि यमुना पर सैकड़ों चंद्रमा प्रकट होते हैं और कभी समाप्त हो जाते हैं। यानी कि कभी कई चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं और कभी कई समाप्त हो जाते हैं। यही इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है कि इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है। उत्तर लिखेंगे कि इस पद्यांश में कवि ने यमुना के जल पर चंद्रमा के सौंदर्य का वर्णन किया है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए मनु शशि भरी अनुराग, कितने बार आपने ये पैराग्राफ पढ़ा है। तो ये आपका अलंकार है जो कि अनुप्रास अलंकार, इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे मनु शशि भरी अनुराग है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जो कि होता है आपके जनु मानो जानो जो कि लक्षण मिलते हैं, वही आपके अलंकार में सुशोभित होते हैं। तो इसमें मनु का शशि भरी अनुराग जो है इसमें म ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसका आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो उत्तर में लिखेंगे हम इस प्रकार से कि अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब अगला हम लिखेंगे, प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो सिर्फ पहला लाइन ही रेखांकित अंश है, तो हम इन सारे का व्याख्या देखेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया उसी प्रकार से मैंने अपनी भाषा में इसे लिखा है, तो आप उस प्रकार से उसकी व्याख्या को देख लें। अगर एग्जाम में जो अंडरलाइन किया होगा आप उस रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हेडिंग करेंगे व्याख्या और लिखेंगे कि यमुना के हिलते हुए जल में लहरें भी हिलती हैं। उन लहरों में कभी कभी कवि को 100 चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी प्रतिबिंब लहरों के साथ दूर चला जाता है और कभी वह कवि के सामने प्रकट हो जाता है, एवं कभी दूर जाती लहरों के साथ छिपकर वह दूर भाग जाता है। हवा के कारण लहरों में हिलते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना जल में डोलता फिरता रहा हो। तो कभी ऐसा लगता है मानो यमुना जो चंद्रमा है वो यमुना की लहर रूपी डोरी को पकड़कर जल के झूले में झूलता हुआ आनंद की क्रीड़ा को कर रहा हो। लहरों को के साथ इधर उधर हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जैसे कोई बच्चा जो है वो उड़ाई गई पतंग आकाश में इधर उधर उड़ती हुई सुशोभित हो रही हो, या फिर कोई ब्रज की युवती जल विहार करती हुई चली आ रही हो। कवि के मन में चंद्रमा के प्रतिबिंब से संबंधित कई कल्पनाएं मूर्त रूप से धारण करती हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या को लिख देंगे कि क्या मैंने आपको जो जो बताया है। तो आई होप आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम सेकंड पैराग्राफ। तो अंग का पैराग्राफ कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए किद्धो मुकुर मैं लखत उझकी सब निज निज शोभा कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा मनु आतप वारन तीर को सिमिति सबय छाए रहत के हरि सेवा हित नय रहे निरखी नैन मन सुख लहत। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रतीत करते हैं यमुना छवि के बारे में। तो कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए।
ये जो तरनी तनुजा है इसमें कह रहे हैं कि यमुना के किनारे कोई तट का तमाल है। तट मीन्स यमुना के किनारे कोई तमाल जो है वो सुंदर वृक्ष पे छाए हुआ है, यानी कि बहु छाए, यानी कि उस तरुवर पेड़ पर तमाल जो है यानी कि तंबू का जो पर्दा है वो यमुना तट के किनारे सुंदर वृक्ष पर क्या हुए हैं, छाए हुए हैं। झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, यानी कि उनकी जो डालियां हैं वो किनारे की ओर झुकी हुई हैं। क्या हुई है, उनके कुल की जो डालियां हैं वो यमुना जल के किनारे झुकी हुई हैं। ठीक है, और क्या करती हैं, उस यमुना जल के पवित्र जल को स्पर्श करना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं, यमुना के जल को स्पर्श करना चाहती हैं। किद्धो मुकुर मैं लखत उजकी सब निज निज शोभा, यानी कि इसमें कह रहा है कि देखकर ऐसा लगता है कि वे जो वृक्ष हैं वो जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखते हैं। क्या करते हैं, किद्धो मुकुर, यानी कि वो जल में अपने मुख को देखते हैं और क्या करते हैं, शोभा अपने इस चेहरे को, रूप को जल रूपी दर्पण में, यानी कि यमुना के जल में उझक उझक कर, झुक झुक कर क्या करते हैं, अपनी शोभा को देखते हैं। ठीक है, यमुना जल के पवित्र जल में कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा, यानी कि इसमें कह रहा है कि यमुना का जो पवित्र जल है, पावन जल है, उसको उच्चतम फल मानकर प्राप्ति के लिए वह झुककर प्रणाम कर रहे हैं। उस फल की प्राप्ति के लिए वह यमुना जल को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, प्रणवत जल यानी कि यमुना के जल में वो झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, मनु आतप वारन तीर कौ सिमिटी सबय छाए रहत, यानी कि कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल, ठीक है, यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है। क्या लगता है, तो देखिए, मनु आतप वारनवीर की सिमटी सभी छाए रहत, यानी कि मानो तट के धूप ताप को बचाने के लिए, यानी कि आतप व्यारन तीर, यानी कि धूप ताप को छाया से बचाए हुए एक साथ सिमट कर उसे छाया प्रदान करते हैं। यानी कि यमुना को वह एक साथ एकत्रित होकर उसे छाया प्रदान करते हैं। ठीक है, किसको, यमुना के जल को। के हरि सेवा हित नय रहे निरखी नैन मन सुख लहत, यानी कि कह रहे हैं कि वे तट पर कृष्ण को नमन करके एवं उनकी सेवा करने के लिए झुके हों। ऐसा लग रहा है कि हरि की सेवा यानी कि श्री कृष्ण की सेवा में हित हों और उनकी निरखी नैन यानी कि उनके नैन को, मन के सुख को क्या करते हों, उसकी सेवा में अपने मन के इस भाव को प्रकट करते हुए दिख रहे हों, वो सब पेड़ों के तरुवर और तमाल। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने आपको एक एक का अर्थ समझाया उसी प्रकार से आपको रेखांकित अंश में इसके लिखने हैं। हम एक एक प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो हेडिंग आप कर लेंगे तरनी तनुजा डॉटेड मन सुख लहत। ठीक है, और कह रहा है तो पाठ का शीर्षक यमुना छवि है और कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उसी प्रकार से आपको लिख देना है। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हुए हैं, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। तो हेडिंग करेंगे तरनी तनुजा डॉटेड सुख लहत। पहला था शीर्षक यमुना छवि और कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष यमुना के जल को स्पर्श करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, यमुना के जल को स्पर्श करना चाहते हैं। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो तरनी तनुजा तट तमाल में है आपका अनुप्रास अलंकार, तो लिखेंगे अलंकार जो कि है अनुप्रास का है, तो लिखेंगे अलंकार अनुप्रास अलंकार। अब देखेंगे चौथा प्रश्न।
अगला चौथा प्रश्न कह रहा है कि धौ मुकुर मैं लखत उजकी सब निज निज शोभा का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय हमें स्पष्ट करना है, तो हेडिंग करेंगे आशय और लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि यमुना के तट पर तमाल के झुके हुए वृक्ष हैं। उन्हें देख कर के ऐसा लगता है जैसे वह यमुना के जल रूपी दर्पण में अपने अपने रूप को झुक झुक कर देख रहे हैं। इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें दोनों लाइन अंडरलाइन है, लेकिन हम इस पूरे का समझाए हैं आपको, तो हम उसे ही व्याख्या में बताएंगे। तो किस प्रकार से लिखना है वो आप देख सकते हैं, और आपके एग्जाम में जो भी अंडरलाइन होंगे आप उसको अंडरलाइन को, उसकी अर्थ को लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे इस पूरे का अर्थ। हेडिंग कर लेंगे व्याख्या या फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखेंगे कवि कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। उनकी डालियां किनारे की ओर झुकी हुई हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहते हों, या फिर वे वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा को देखने के लिए मानो उचक उचक करके आगे की ओर झुक गए हों, या यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हों। कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए वो एक साथ सिमट कर उसे छाया प्रदान कर रहे हों, या फिर वे तट पर कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए झुके हों। तो इस प्रकार से इसका ये अर्थ हो गया। अब देखेंगे हम छठवें प्रश्न को। तो प्रश्न है 6 नंबर का कि यमुना तट पर वृक्ष किस रूप में सुशोभित हैं, या फिर अथवा करके कि तट पर वृक्ष किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों का उत्तर हम एक ही लिख सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि यमुना तट पर वृक्ष जल को स्पर्श करना चाह रहे हैं। अब देखेंगे 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है कि वृक्ष जल के दर्पण में क्या देख रहे हैं। तो उत्तर लिखेंगे इसका, और कह रहा है कि वृक्ष दर्पण के रूप में क्या देखना चाहते हैं। दोनों का उत्तर एक ही होगा। तो लिखते हैं इसका उत्तर। उत्तर है वृक्ष जल के दर्पण में अपना रूप और सौंदर्य को देखते हैं। इस पैराग्राफ का आखिरी और 8वां प्रश्न है कि मनु आतप वारन तीर में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस प्रकार से आपका दोनों पैराग्राफ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे इसका यानी कि यमुना छवि का आखिरी पैराग्राफ। तो ये है हम लोगों का पैराग्राफ। कह रहा है कि मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटी जात जमुन जल कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत तितनो ही धरी रूप मिलन हित तासो धावत कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उछरत कै निसी पति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। तो इसमें कवि क्या प्रतीत कर रहा है, क्या कहना चाहता है। तो पैराग्राफ में कह रहा है कि मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत, यानी कि कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में जो दृश्य दिख रहा है, ठीक है, कि यमुना के जल में जो प्रतिबिंब या दृश्य दिख रहा है वो कभी अदृश्य हो जाता है। क्या कि इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है
कि दोनों जो है वो प्रत्यक्ष रूप में होकर जल से मिल गए हों। जल यानी कि जमुना के जल से मिति जाते यानी कि मिल जाते हैं। कभी कभी देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना का जो जल है वो प्रत्यक्ष रूप से अदृश्य होकर यमुना के जल में छिप जाते हों। ऐसा प्रतीत होता है। कै तारांगन ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल। कै तरंग यानी कि कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा का अदृश्य होना यानी कि श्री कृष्ण पक्ष का आ गया हो। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण पक्ष आ गया हो और उसमें जो है कि शुक्ल पक्ष का जो और श्री कृष्ण पक्ष का जो अंतर है वो दोनों ही एक साथ प्रकट हो रहा हो। मानो ऐसा लगता है कि चंद्रमा का जो अदृश्य होना है यानी कि तारंगन ठगन लुकत यानी कि उसका आना जाना छिपना और छिपाना जो है वो प्रकट करता है कि जो कि है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो कि है आ गया हो। कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत यानी कि कवि को ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर कि तारांगन जो है वो ठगने के लिए चंद्रमा में छिप रहे हों। क्या करने हो कि ठगने के लिए चंद्रमा में छिप रहे हों और कभी प्रकट हो जाते हैं। और यमुना के नदी में जितनी भी तरंगें हैं यमुना के नदी में जितनी भी तरंगें उत्पन्न होती हैं वो चंद्रमा उतना ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलकर उत्साहित होकर दौड़ने लगता है। क्या करता है कि उपजावत यानी कि उससे मिलकर तरंगों से वह उत्साहित होने लगता है। तितनों की धीरी रूप मिलन हित तासो धावत यानी कि कवि को ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है वो उत्साहित होकर भीतर से ही चांदी की जो है चांदी का मिलन उससे होता है। यानी कि तीनतों की धरी यानी कि तरंगों का जो मिलना है उसका जो धरी यानी कि पृथ्वी है उसके रूप में इसका मिलना धावत है यानी कि मिलना ही शोभित है इसको। कै बहुत रजत चकई यानी कि कहते हैं कवि कि मानो कि चांदी के भीतर चकई चलत यानी कि चांदी की चकई चलती हो और कै फुहार जल उचरत और जो है कि या फिर जल के फुवारे उठ रहे हों। ठीक है, जल के फुवारे उठ रहे हों जैसे कि मानो चांदी की चकई चल रही हो। कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा का पहलवान है वो उठ बैठकर वहाँ पर कसरतें कर रहा हो। क्या कर रहा हो कि चंद्रमा रूपी जो वहाँ का पहलवान है वो इस विधि में ऐसा लगता है कि उठकर बैठकर कसरत कर रहा हो। तो इसी प्रकार से इसका ये अर्थ होता है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ वही पूर्वत रहेगा जो कि मैंने आपको घ पैराग्राफ में बताया। और दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ के बाद हम इसके जो भी आपको अर्थ बताए उसको हम लिख के दिखाएंगे। चलिए दोनों के उत्तर को देख लेते हैं। हेडिंग कर लेंगे मनु जुग पक्ष और डॉटेड कसरत करत। ठीक है, संदर्भ पूर्वरत रहेगा यानी कि यमुना छवि शीर्षक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके रचयिता। अब हेडिंग करेंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कभी तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है एवं कभी अदृश्य हो जाता है। इस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो दोनों पक्ष प्रत्यक्ष रूप होकर के जल में मिलकर हो गए हों। कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा के अदृश्य होने पर ऐसा लगता है मानो कृष्ण पक्ष आ गया हो एवं पुनः प्रकट हो जाने पर ऐसा लगता है कि मानो शुक्ल पक्ष आ गया हो। यानी कि वो छिपता है तो ऐसा लगता है कृष्ण पक्ष आ गया हो और प्रकट होता है चंद्रमा तो ऐसा लगता है कि शुक्ल पक्ष आ गया हो। कवि को लगता है मानो तारांगण को ठगने के लिए चंद्रमा कभी छिप जाते हैं और कभी प्रकट हो जाते हैं। यमुना नदी में जितनी तरंगें उत्पन्न होती हैं चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए उत्साहित होकर
दौड़ता रहता है। ठीक है, उत्साहित होकर दौड़ता रहता है। फिर आगे लिखेंगे कि दौड़ता रहता है। कवि को ऐसा लगता है मानो चंद्रमा प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर चांदी की चकई चल रही हो, या फिर जल के फव्वारे उठ रहे हों और चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर कई प्रकार की कसरतें कर रहा हो। यही इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे। अब देखेंगे अगला अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कसरतें करते कौन दिखाई पड़ रहा है। उत्तर लिखेंगे कि कसरतें करते चंद्रमा रूपी पहलवान दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न है तरंगे कौन उत्पन्न कर रहा है। तो उत्तर है कि तरंगे यमुना का जल उत्पन्न हो रहा है। अगला प्रश्न है कि यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब के दिखने व छुपने की तुलना कवि किससे करता है। इसका उत्तर है कि यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब पड़ने पर शुक्ल पक्ष दिखाई देता है और छिपने पर कृष्ण पक्ष दिखाई देता है, और यही बात का वर्णन कवि करते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि द्वारा यमुना की छवि का किस समय का वर्णन किया गया है। उत्तर में लिखेंगे कि कवि द्वारा यमुना की छवि का वर्णन तब किया गया जब यमुना पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कवि ने चंद्रमा के किन रूपों का वर्णन किया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कवि ने चंद्रमा को कहीं दर्पण के रूप में और कहीं चांदी के चांद के रूप में वर्णन किया गया है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है कि आखिरी प्रश्न कह रहा है कि जात जमुन जल में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो जात जमुन जल में अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार। तो लिखेंगे हम इसमें कि जात जमुन जल में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से आपका टोटली यमुना छवि और प्रेम माधुरी के सारे प्रश्नों के उत्तर पैराग्राफ के हिसाब से समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ गया हो। सारे प्रश्नों के उत्तर आप इसे नोट कर सकते हैं और इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।